Hello everyone, welcome or welcome back to Learn Bio. Let's learn bio with me. So लास्ट के लेक्चर में हम लोग बैक्टीरियोफेज को पढ़ना शुरू करा था। उसमें हम लोगों ने बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर को देख लिया था। हमने क्या पढ़ा था स्ट्रक्चर में कि बैक्टीरियोफेज की जो बॉडी होती है उसमें 3 पार्ट होते हैं, हेड, टेल और एंड प्लेट। हेड में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन कोट और अंदर डीएनए। उसके बाद टेल जो कोर रीजन होता है उसको टेल रीजन बोलते हैं और उसमें टेल के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको टेल शीथ बोलते हैं। उसके बाद टेल किससे जुड़ी हुई होती है, एंड प्लेट से, और एंड प्लेट से बहुत सारी पिन्स निकली हुई होती हैं जो पेनिट्रेशन में हेल्प करती हैं एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन। और उसके बाद उसमें क्या निकली होती हैं, बहुत सारी टेल प्लेट्स। और ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया बैक्टीरिया का। अब बैक्टीरियोफेज का। अब उसके बाद हम आज बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। तो अगर बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल की बात की जाए तो इसमें 2 तरह की लाइफ साइकिल शो होती है, एक लाइटिक और एक लाइसोजेनिक। ठीक है, लाइटिक लाइफ साइकिल मोस्टली टी फेजेस बैक्टीरियोफेज में दिखती है। जो हमने क्या पढ़ा था कि टी फेज में 2 सीरीज़ होती है, टी इवन और टी ऑड। तो जैसे T2 हो गया, T4 हो गया, वो टी इवन सीरीज़ में आएंगे। T1, T3, T5 ये किस में आएंगी, टी ऑड सीरीज़ में। ठीक है, तो जो टी सीरीज़ के बैक्टीरियोफेज होते हैं उनमें लाइटिक साइकिल देखने को मिलती है। अब लाइटिक साइकिल क्या होती है, लाइटिक साइकिल वो साइकिल है जिसमें बैक्टीरिया कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। और डिस्ट्रॉय किसके एक्शन से होता है, बैक्टीरियोफेज के। अब बैक्टीरियोफेज में हमने क्या पढ़ा था कि बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पे फीड करते हैं या बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, तो अगर वो बैक्टीरिया को कम्प्लीटली मार देंगे या किल कर देंगे तो वो साइकिल क्या कहलाएगी, लाइटिक साइकिल। इसका दूसरा नाम है वायरुलेंट और इन्फेक्टिव साइकिल। ठीक है, इसका ये नाम इसलिए रखा है क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज होता है वो किल करता है बैक्टीरिया को। ठीक है, अब उसके बाद इसका जो दूसरा नाम है उसको हम बोलेंगे मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज का जो साइकिल जिसको लाइटिक साइकिल बोलते हैं, जिसमें बैक्टीरिया किल हो जाता है, मर जाता है, उसको मास्टर और स्लेव रिलेशन भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे मास्टर स्लेव को कम्प्लीटली डोमिनेट करता है और उसको ओवर पावर करता है, उसी तरह जो बैक्टीरियोफेज होता है वो क्या होता है, मास्टर। बैक्टीरियोफेज इज मास्टर और स्लेव कौन है यहाँ पे, बैक्टीरिया। तो जब बैक्टीरिया पे बैक्टीरियोफेज अटैक करेगा तो ये एक मास्टर की तरह इसको ओवर पावर कर लेगा, डोमिनेट कर लेगा और इसकी जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, बैक्टीरिया किल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इस लाइटिक्स लाइफ साइकिल के रिलेशनशिप को, मीन्स बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, मास्टर एंड स्लेव रिलेशन। ठीक है, अब लाइटिक साइकिल में बहुत सारे स्टेप्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला स्टेप है एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसमें जो बैक्टीरियोफेज है, एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस में क्या होगा कि जो बैक्टीरियोफेज है इस तरह से बैक्टीरिया के ऊपर आएगा और इसकी वॉल से जो भी केमिकल्स हैं उनको सिक्रीट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो जाएगा एड्सॉर्प्शन का। सेकंड प्रोसेस है पेनिट्रेशन का। अब देखो, जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था बैक्टीरियोफेज का तो देखा था कि एंड प्लेट पे बहुत सारे इस तरह की पिन्स प्रेजेंट है जिनको हम बोलते हैं टेल पिन्स। तो इन टेल पिन के द्वारा ये जो बैक्टीरियोफेज है वो इस बैक्टीरिया की जो सेल है उसको रप्चर करता है, क्योंकि इसकी एंड प्लेट से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको लाइसोजाइम बोलते हैं। तो लाइसोजाइम से ये जो बैक्टीरिया है इसकी सेल को डिग्रेड करता है और फिर टेल पिन्स की मदद से इनमें इंसर्ट करके बॉल को रप्चर करके इसमें पेनिट्रेट करता है और बैक्टीरिया की जो सेल है उसके अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। तो सबसे पहले बैक्टीरियोफेज क्या करेगा, वॉल पे आके एब्जॉर्प्शन शुरू कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, जो टेल पिन्स हैं उनसे पेनिट्रेशन करेगा और उसकी बॉल को रप्चर करके बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, एंटर करने के बाद थर्ड फेज शुरू होगा जिसको हम बोलेंगे बायोसिंथेटिक फेज या मल्टीप्लिकेशन फेज। अब एंटर करने के बाद बैक्टीरियोफेज उस सेल के अंदर अपने नंबर्स बढ़ाता है। जो बैक्टीरियल सेल है
उसके अंदर अपने बहुत सारे नंबर्स बढ़ा लेता है इस तरह से, मल्टीप्लाई कर करके बहुत सारे नंबर्स बढ़ा लेता है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलेंगे बायोसिंथेटिक फेज। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद फोर्थ स्टेप शुरू होता है जिसको हम बोलेंगे असेंबली या पैकेजिंग। अब ये जो बहुत सारे नंबर्स हो गए ये प्रॉपरली उस पूरी शेल के अंदर अपने आप को अरेंज करते हैं प्रॉपर पोजीशन लेके। उसके बाद जब ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं तब पांचवा स्टेप शुरू होता है जिसमें ये जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वो बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रोटीन रिलीज करते हैं, जिससे बैक्टीरिया की पूरी केमिकल हिस्ट्री चेंज हो जाती है और बैक्टीरिया किल हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस किस में है, लाइटिक लाइफ साइकिल में। तो लाइटिक लाइफ साइकिल समझ में आ गई होगी। लाइटिक लाइफ साइकिल वो लाइफ साइकिल है जिसमें बैक्टीरिया कंप्लीटली किल कर देता है, बैक्टीरियोफेज कंप्लीटली किल कर देता है बैक्टीरिया को। अब आप बैक्टीरियोफेज से कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम डिस्कस करें लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल को, तो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल कैसी है, एवायरुलेंट है, टेम्परेट है। ठीक, ये इसलिए एवायरुलेंट और टेम्परेट है क्योंकि यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो कम्प्लीटली किल नहीं होता है। उसका क्या सीन रहता है कि जब बैक्टीरियोफेज उसको इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को, तो वो जो बैक्टीरियल डीएनए होगा, जो जीनोम होगा, उसमें अपना डीएनए इंटीग्रेट कर लेगा। ठीक है, उसको कम्प्लीटली किल नहीं करेगा। तो जो डीएनए इसमें बनता है, अब जैसे मानो ये डीएनए है, ये बैक्टीरियल डीएनए है, जब बैक्टीरियोफेज इसमें एंटर करेगा तो ये बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो भी इसमें इंटीग्रेट हो जाएगा और एक नया डीएनए फॉर्म होगा जिसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड डीएनए, जिसमें बैक्टीरियोफेज का भी डीएनए होगा और बैक्टीरिया का भी डीएनए होगा। ठीक है, इस तरह से ये इंटीग्रेटेड डीएनए फॉर्म होता है। तो यही प्रोसेस होता है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में। अब उसके बाद इसमें जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, गेस्ट और होस्ट का। जो बैक्टीरियोफेज है वो क्या है, गेस्ट है, और जो बैक्टीरिया है वो क्या है, होस्ट है। यहाँ पे बैक्टीरिया की डेथ नहीं हो रही है तो वो एज होस्ट रोल प्ले करता है और जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उसको प्रॉपरली फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसलिए इनकी रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, गेस्ट एंड होस्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ रही होगी। अब ये जो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल है सबसे पहली बार लैम्डा फेज ई कोलाई बैक्टीरिया में देखने को मिली थी। ये भी क्या है, एक बैक्टीरियोफेज है जहाँ पे हमने पहली बार लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल देखी थी। उसमें क्या हुआ था कि जब ये लैम्डा फेज जो बैक्टीरियोफेज वायरस है ई कोलाई बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया को कम्प्लीटली किल नहीं करता है, बल्कि उसके बैक्टीरिया के साथ, उसके बैक्टीरियल जीनोम के साथ, मीन्स उसके डीएनए के साथ अपने डीएनए को इंटीग्रेट करके एक इंटीग्रेटेड डीएनए बना लेता है। ठीक है, तो इसमें भी सेम इसकी तरह स्टेप्स होंगे लेकिन एक दो स्टेप चेंज हैं। जैसे पहला स्टेप है एड्जॉर्प्शन का। एड्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैच होता है और यहाँ से एड्जॉर्प्शन शुरू कर लेता है। सेकंड स्टेप इज पेनिट्रेशन, जो टेल पिन्स हैं उनसे पेनिट्रेट करके ये इसके अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप शुरू होता है जिसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। अभी मैंने बताया था कि एक इंटीग्रेटेड डीएनए फॉर्म करते हैं। अब जैसे ये जो बैक्टीरियोफेज है इसका ये डीएनए है, ठीक है, और ये जो बैक्टीरियल सेल है इसका ये डीएनए है, इसको बोलेंगे बैक्टीरियल डीएनए, इसको बोलेंगे बैक्टीरियोफेज डीएनए। अब जब पेनिट्रेशन होगा तो ये अपना डीएनए यहाँ से अंदर अपने आप को रप्चर करके अपना डीएनए अंदर इंटीग्रेट कर लेगा, जो बैक्टीरियल सेल डीएनए के साथ इंटीग्रेट होके एक इंटीग्रेटेड डीएनए फॉर्म करेंगे। अब यही अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो डीएनए अपने आप को मल्टीप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होता चला जाएगा और बहुत सारे डीएनए बनते चले जाएंगे। ठीक है, इसी फेज को बोलेंगे इंटीग्रेट फेज ऑफ डीएनए। ओके, तो ये चीज़ समझ आ गई होगी कि पहले एड्जॉर्प्शन होगा, देन पेनिट्रेशन, देन इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा। दोनों डीएनए मिलके एक न्यूली फॉर्म डीएनए प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद जो न्यूली फॉर्म डीएनए उसमें रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा, जिससे बहुत सारे नंबर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब इस स्टेप के बहुत सारे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी हैं। सबसे पहले डिसीज़ कंट्रोल में, जैसे कोई भी अगर बैक्टीरियल डिसीज़ हो गई तो इस तरह की लाइफ साइकिल यूज़ होती है। वहाँ पे
बैक्टीरियोफेज वायरस को इन्वेड करा जाता है बॉडी के अंदर, और वो क्या करता है, जो बैक्टीरियल डीएनए है उसके साथ अपना डीएनए मिला के एक नया डीएनए फॉर्म करता है, जिससे बैक्टीरिया की अपनी जो भी उसका जो असर है, उसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं, उसके जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाते हैं, और उसकी जब पावर कम हो जाएगी तो वो अपने आप ही डिसइफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिसीज़ कंट्रोल में ये साइकिल काफ़ी यूज़ होती है। उसके बाद एक प्रोसेस हम लोग जब बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब वहाँ पे देखेंगे बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन के प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, तो वो भी लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल वहाँ पे यूज़ होती है। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल का यूज़ है, वहाँ पे एज वेक्टर यूज़ किया जाता है। ये जो इंटीग्रेटेड डीएनए है जिसमें बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया दोनों की डीएनए प्रेजेंट है, उसको एज वेक्टर भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वाटर पोल्यूशन के भी कंट्रोल में यूज़ होता है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। जैसे अगर वाटर बॉडी में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो बैक्टीरियोफेज को वहाँ पे डाला जाएगा, जिससे वो उस बैक्टीरिया को या किल कर देंगे, लाइटिक साइकिल यूज़ करेंगे, और अगर इंटीग्रेटेड डीएनए बना लेंगे तो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो गए। अब उसके बाद एक वर्ड आता है विरियन। तो विरियंस क्या होते हैं? विरियंस आर द कंप्लीट पार्टिकल ऑफ वायरस आउटसाइड द होस्ट। अब हमने क्या पढ़ा था, जब हम वायरस की डेफिनेशन पढ़ रहे थे या कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था कि वायरस क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, मीन्स वो होस्ट बॉडी के बाहर बिल्कुल न्यूट्रल हैं, वर्थलेस हैं। ठीक है, तो अब देखो, जब होस्ट बॉडी को इन्वेड कर लेते हैं, या तो एनिमल को करें या प्लांट को करें या बैक्टीरिया को करें, किसी को भी करें, तब तो वो प्रॉपर अपने असर दिखाते हैं, इफेक्ट दिखाते हैं, उनकी सारी केमिकल रिएक्शंस चलती हैं। लेकिन अगर बॉडी के बाहर हैं, वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर हैं, तो जो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा उनका, विदाउट एनी सिम्टम कॉज डिसीज़, कुछ भी उसके बिना वो जो चीज़ हमें दिखेगी उसको हम बोलेंगे विरियन। तो द कंप्लीट पार्टिकल ऑफ वायरस आउटसाइड ऑफ होस्ट की बॉडी के बाहर जो वायरस के जितने पार्टिकल्स होते हैं उनको हम विरियन बोलते हैं। अब एक टर्म आता है साइनोफेज। तो साइनोफेज क्या है? ये वो वायरस हैं जो किसको इन्फेक्ट करते हैं? BGA मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को इफेक्ट करने वाले बैक्टीरिया को, वायरस को हम क्या बोलते हैं? साइनोफेज। ठीक है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड DNA। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो अगर ब्लू ग्रीन एल्गी को कोई वायरस इन्फेक्ट कर रहा है, वहाँ पे डिसीज़ कॉज कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे साइनोफेज। उसके बाद माइकोफेज। माइकोफेज वो होते हैं, माइको वर्ड जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब है फंजाई, वो फंजाई से जुड़ा है। जैसे फंजाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी बोलते हैं, उसी तरह फेज वर्ड जहाँ पे भी आएगा मीन्स ईट करना। ठीक है, तो माइकोफेज वो वायरस होते हैं जो किसको इन्फेक्ट करते हैं? फंजाई को। इनमें भी जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? RNA होता है, बट कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। मोस्टली RNA कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड, बट माइकोफेज में RNA कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। अब जाइमोफेज मतलब वायरस इन्फेक्ट ईस्ट। वो वायरस जो ईस्ट को इन्फेक्ट करते हैं उनको जाइमोफेज बोलते हैं। उसके बाद वायरॉइड्स। अगर हम वायरॉइड्स की बात करें तो वायरॉइड्स कैसे होते हैं? नेकेड इन्फेक्शियस RNA। अब जैसे हमने क्या पढ़ा था कि वायरस दो चीज़ों से मिलके बना है, न्यूक्लियस और प्रोटीन। ठीक, तो जहाँ दोनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी उसको हम बोलेंगे वायरस। बट जहाँ पे सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा, नेकेड इन्फेक्शियस RNA, जैसे यहाँ पे सिर्फ जेनेटिक मटेरियल तो ही प्रेजेंट है, RNA इज ए जेनेटिक मटेरियल, तो यहाँ पे सिर्फ RNA प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे वायरॉइड। और इसको नेकेड इसलिए बोला क्योंकि RNA के ऊपर ही कवरिंग होती है, तो वो प्रोटीन की कवरिंग यहाँ पे एब्सेंट है, तो RNA कैसा है? नेकेड है। और RNA कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड भी है। ठीक है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड है, नेकेड है, प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, ओनली न्यूक्लिक एसिड, नो प्रोटीन कोट। ये किसने डिस्कवर्ड किया था? डिस्कवर्ड बाय T.O. डाइनर। ठीक है, अब वायरॉइड्स जो होते हैं कॉजेज डिसीज़ इन प्लांट्स ओनली, सिर्फ प्लांट्स में डिसीज़ कॉज करते हैं। कौन कौन सी डिसीज़ कॉज करते हैं? जैसे पोटैटो स्पिंडल डिसीज़ जिसको बोलते हैं PST, क्राइसेंथेमम स्टंट, सिट्रस एक्सोकॉर्टिस, क्यूकम्बर पेल फ्रूट, कोकोनट कैंडिज डिसीज़, इस तरह की डिसीजेज ये प्लांट में कॉज करते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है प्रायोन्स।
अब प्रायॉन्स को हम स्लो वायरस भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम स्लो वायरस है। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? जैसे हमने वायरॉइड में क्या पढ़ा कि वहाँ पे सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है बट प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। ठीक उसके विपरीत प्रायॉन्स में प्रोटीन प्रेजेंट है बट कोई भी न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब इनको क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, जो सबसे छोटा कोई भी ऐसा पार्टिकल जो इन्फेक्शन कॉज करता है और प्रोटीन से मिलके बना है, वो क्या है? प्रायॉन। अब इनकी डिस्कवरी गई थी स्टैनले बी प्रोजनर ने, ठीक है, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। अब प्रायॉन्स जो होते हैं वो सिर्फ एनिमल में डिसीज़ कॉज करते हैं, जैसे कुरू डिसीज़ इन ह्यूमंस, जिसको हम बोलेंगे लाफिंग डेथ। तो ये जो डिसीज़ होती है वो प्रायॉन्स के द्वारा होती है। और मैड काउ डिसीज़ इन शीप एंड गोट, शीप और गोट में मैड काउ डिसीज़ भी प्रायॉन्स ही कॉज करते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है वायरोसॉइड्स। वायरोसॉइड किसने डिस्कवर किए थे? रैंडल ने। अब इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है बट कैसा? सिंगल स्ट्रैंडेड। प्रायॉन्स में क्या था? सबसे पहले हमने वायरट्स पढ़ा था, वायरट्स में डीएनए था डबल स्ट्रैंडेड, प्रायॉन्स में था आरएनए डबल स्ट्रैंडेड, बट वायरोसॉइड्स में क्या है? आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, तो ये जो माइन्यूट से डिफरेंसेस हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। अब वायरॉइड्स क्या हैं? वायरोसॉइड्स। वायरोसॉइड्स क्या है? वायरस डिपेंड ऑन अदर वायरस फॉर रेप्लिकेशन। एक वायरस दूसरे वायरस पे निर्भर है अपने रेप्लिकेशन के लिए, तो इस तरह की निर्भरता को क्या बोलेंगे? वायरोसॉइड्स। अब जैसे क्या होता है कि एचडी विरियन एक वायरोसॉइड है जो किस पे डिपेंड है? एचबी विरियन पे फॉर रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे जो एचडी विरियन हो जाएगा वो क्या है? वायरोसॉइड्स। ठीक है, तो वायरोसॉइड भी समझ आ गया होगा। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी सीख गए आप लोग कि वायरस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे कहीं पे प्रोटीन नहीं प्रेजेंट है तो कहीं पे न्यूक्लिक एसिड नहीं प्रेजेंट है, तो वो सारी टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। अब हम अगर बात करें नॉमेनक्लेचर ऑफ वायरस की, तो वायरस, जब हमने वायरस के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे तो वायरस ना ही तो लिविंग था ना ही तो नॉन लिविंग था, ये दोनों के इंटरमीडिएट है कि बॉडी के बाहर तो ये नॉन लिविंग है बट जैसे ही होस्ट की बॉडी में एंटर करता है ये लिविंग है। ठीक है, तो अब इसमें जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है जिसमें स्पेसिफिक, जैसे पहले स्पेसिफिक नेम और दूसरा जेनेरिक नेम, तो वो तो यहाँ चलेगा नहीं क्योंकि ना तो इसकी कोई स्पीशीज़ है ना कोई जेनर है, कुछ नहीं है। तो इसके लिए एक नया नॉमेनक्लेचर का सिस्टम लाया गया जो किसने दिया था? क्रिप्टोग्राम ने। ठीक है, और इसको बोलते भी हम क्रिप्टोग्राम ही हैं। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 4 पेयर दिए थे कि जो वायरस है उसका जो हम नाम देंगे वो 4 पेयर में देंगे। जैसे मैं पहले आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ कि जो क्रिप्टोग्राम है टीएमबी का, टोबैको मोज़ाइक वायरस का क्रिप्टोग्राम ये है। ठीक है, इस तरह से 4 पेयर बने हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। अब यहाँ पे हर एक पेयर का मतलब है कि पहले पेयर में क्या, कौन सी क्वालिटी डाली जाएगी, दूसरे पेयर में क्या कैरेक्टरिस्टिक डाला जाएगा, तीसरे में क्या, चौथे में क्या, लेकिन इस तरह से 4 पेयर में नाम दिया जाता है। अब देखो सबसे पहले पेयर में क्या रखा जाएगा, तो इन्होंने बताया कि सबसे पहले पेयर में हम टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड डालेंगे। मींस जब हम पहला पेयर बनाएंगे, मान लो यहाँ पे ए लिखना है ऑब्लिक में बी, तो ए जो होगा वो क्या होगा? टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और बी जो होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ स्ट्रैंड। ठीक है, तो जो भी वायरस का हम क्रिप्टोग्राम बना रहे हैं उसमें पहले पेयर में जो ऊपर आएगा वो क्या होगा? टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, किस टाइप का न्यूक्लिक एसिड है, और नीचे क्या आएगा? नंबर ऑफ स्ट्रैंड। अब देखो इसमें ये जो शॉर्ट एब्रिविएशंस हैं वो DR12। तो सबसे पहले अगर डीएनए होगा तो हम क्या लिखेंगे? डी। आरएनए होगा तो हम क्या लिखेंगे? आर। ठीक है, अगर डीएनए होगा तो डी लिखेंगे, आरएनए होगा तो आर लिखेंगे। उसके नीचे न्यूमरेटर तो ये हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? अगर सिंगल स्ट्रैंडेड होगा तो 1 लिखेंगे, डबल स्ट्रैंडेड होगा तो 2 लिखेंगे। ठीक है, तो जो भी न्यूक्लिक एसिड उसका जैसा भी होगा उस हिसाब से लिखेंगे। अब उसके बाद सेकंड पेयर में इन्होंने क्या बताया? सेकंड पेयर में इन्होंने बताया कि जो सेकंड पेयर बनाएंगे उसमें हम न्यूमरेटर में मीन्स ऊपर हम क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जिस भी वायरस का हम सेकंड पेयर बना रहे हैं उसमें जो न्यूक्लिक एसिड है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है
उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, उस मॉलिकुलर वेट में से कितना % अमाउंट न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, तो मॉलिकुलर वेट में तो दोनों ही चीज़ें आएंगी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। तो पहले पूरा न्यूक्लिक एसिड का जितना भी वेट है वो पूरा लिखेंगे। अब उसमें से कितना अमाउंट यूज़ हो रहा है न्यूक्लिक एसिड बनने में, वो उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से एक चीज़ ऊपर और एक चीज़ नीचे। उसके बाद थर्ड पेयर जब हम बनाएंगे तो थर्ड पेयर में हम क्या डिस्कस करेंगे, शेप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सबसे ऊपर हम शेप लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे कैप्सिड की शेप। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की, उसके बाद कैप्सिड की शेप। अब देखो इसमें भी ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं कि अगर स्फेरिकल है तो एस से उसको दिखाएंगे, इलोंगेटेड है तो ई से, और कॉम्प्लेक्स है तो एक्स से। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पेयर में हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ इन्फेक्टेड होस्ट, मीन्स ये जो वायरस है वो किस होस्ट को इन्फेक्ट कर रहा है उसका टाइप बताना है। उसके बाद उसके नीचे क्या बताना है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि जो भी किस वेक्टर के थ्रू वो ट्रांसफ़र हुआ है, वो एयर के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ है, वो वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ है, या किसी कीड़े के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ है, वो सब भी उसमें बताना है। तो इसमें जो शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ होनी है वो ये कि अगर ए एक्टिनोमाइसिटीज़, वो अगर एक्टिनोमाइसिटीज़ के द्वारा ट्रांसफ़र हुआ है, बी बैक्टीरिया के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ है, एफ फंगस के थ्रू, आई इनवर्टिब्रेट्स के थ्रू, एस सीडेड प्लांट्स के थ्रू, वी वर्टिब्रेट्स के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह से ये शॉर्ट फॉर्म पूरी है कि अगर कोई, वो तो कैरेक्टरिस्टिक आपको लर्न करने पड़ेंगे। 2 एग्जाम्पल हैं, वही देख लीजिएगा, वही क्रिप्टोग्राम मोस्टली पूछे जाते हैं। अब देखो TMB के क्रिप्टोग्राम की बात करें तो ये कैसा है, 4 पेयर, 1 2 3 4 पेयर हैं। देखो सबसे पहला पेयर है RY1, RY1। तो सबसे पहले पेयर में क्या बताना था, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड इसमें कैसा हो गया, R मीन्स RNA। नंबर ऑफ स्ट्रैंड कैसा हो जाएगा, 1 मीन्स सिंगल स्ट्रैंडेड। तो जो TMB है वो उसका जेनेटिक मटेरियल RNA है और कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड। अगर हम दूसरे पेयर की बात करें तो वो है 2/5। अब 2/5 का मतलब है, सेकेंड पेयर में क्या बताया रहा था कि मॉलिकुलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड का मॉलिकुलर वेट हो जाएगा 2, लेकिन इसमें कम्प्लीटली 2 नहीं होगा, 2 × 10⁻⁶, तो जो आएगा उतना मॉलिकुलर वेट है। 2/5 तो ये तो हो गया कंप्लीट मॉलिकुलर वेट। Y5 मीन्स 5% ही यूज़ हो रहा है किसमें, न्यूक्लिक एसिड में। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड पेयर अगर हम देखें तो थर्ड पेयर कहता है E/E। तो थर्ड पेयर में हमें क्या बताया गया था कि जो शेप है न्यूक्लिक एसिड की कैसी है, ई मीन्स इलोंगेटेड। ठीक है, तो इलोंगेटेड शेप है इसकी, और शेप ऑफ कैप्सिड की भी शेप कैसी है, इलोंगेटेड। ठीक है, अब उसके बाद फोर्थ पेयर क्या बता रहा है, S/A। तो फोर्थ पेयर में हमें क्या पता चला था कि टाइप ऑफ इन्फेक्टेड होस्ट क्या है, एस सीडेड प्लांट्स, जो ये प्लांट्स होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है। टाइप ऑफ वेक्टर क्या है, एक्टिनोमाइसिटीज़ के द्वारा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो ये तो पूरी बात हो गई क्रिप्टोग्राम ऑफ TMB की। उसी तरह इन्फ्लुएंजा वायरस भी है। इन्फ्लुएंजा वायरस का भी क्या है, पहला पेयर RY1 मीन्स RNA है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। 2 to 3 मीन्स 2 × 10⁻⁶ या 3 × 10⁻⁶। ठीक है, तो इतना क्या है मॉलिकुलर वेट, उसका 10% ही यूज़ हो रहा है न्यूक्लिक एसिड बनने में। उसके बाद थर्ड पेयर है S और SYE। तो इसमें क्या है, स्फेरिकल है, जो न्यूक्लिक एसिड है वो कैसा है, स्फेरिकल है, और जो कैप्सिड की स्ट्रक्चर है वो कैसी है, इलोंगेटेड। उसके बाद फोर्थ है VYA। VY मीन्स, देखो V मीन्स यहाँ पे क्या है, V मीन्स वर्टिब्रेट। तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो वर्टिब्रेट्स इन्फेक्ट कर रहा है वर्टिब्रेट्स को, और ट्रांसफ़र हो रहा है एक्टिनोमाइसिटीज़ के द्वारा। ठीक है, तो एक क्रिप्टोग्राम को देख के हम वायरस की पूरी कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं। ठीक, तो यही 2 मेजर याद रखने हैं आप लोगों को। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे रखते हैं, यहीं तक। बाकी सिर्फ आपका वायरस में अभी सिर्फ डिसीज़ बचे हैं, और किस किस तरह से ट्रांसफ़र होता है वायरस का प्लांट्स और एनिमल में, ये 2 टॉपिक बचे हैं, वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर आपका वायरस जो है वो कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर ढंग से समझ आया है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट्स हैं उसको कमेंट्स में पूछें। थैंक यू।